हेलो दोस्तों। तो गपोड़िए फिर से आपके सामने हाजिर है एक नई किताब लेकर। और ये किताब एकलव्य और पराग के द्वारा रचित है, प्रकाशित है और डिफरेंट टेल्स के अंतर्गत आती है। डिफरेंट टेल्स, अरे डिफरेंट टेल्स का मतलब है ऐसी कहानियां जो क्षेत्रीय भाषा की कहानियां हैं और जो जिंदगी की बातें करती हैं। ऐसे समुदाय के बच्चों की कहानियां जिनके बारे में बच्चों की किताबों में अक्सर विरले ही मिलता है। कई सारी कहानियां लेखक के अपने बचपन के जरिए बड़े होने के अलग अलग ढंगों को प्रस्तुत करती हैं और एक प्रतिकूल दुनिया से हैं जहां वे हमजोलियों, पालकों और अन्य वयस्कों के साथ नए संबंध खोजते हैं। जायकेदार व्यंजनों, छोटे छोटे जुगाड़ खेलों, स्कूल के अनापेक्षित सबकों और दिलदार दोस्तियों के माध्यम से ये हमें दिलकश सफर का हम सफर बनाती हैं। अब कहानी तो है इसमें दो, फिर जीत गई टाट की और दिलेर बड़ैया, लेकिन हम आपको जो कहानी आज सुनाने वाले हैं उसका नाम है फिर जीत गई टाट की। इसे मूलतः तेलुगु में लिखा गया था और यह इसका हिंदी अनुवाद है। मूलतः इसे गोगू श्यामला ने लिखा था। इस कहानी की किताब में जो चित्र बनाए हैं वो पूजा वैश्य ने बनाए हैं और अंग्रेजी से इसका अनुवाद किया सुशील जोशी जी ने और श्रृंखला के संपादक रहे सुशील शुक्ल। तो आइए कहानी पढ़ते हैं मिलकर। देखिए कितने खूबसूरत बारीक किताब है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम खुद उन खेतों में चले जाएं। और ये कुछ किताब ऐसी दिखती है बहुत ही सुंदर बिल्कुल। तो एक मूंगफली का खेत है और इसी खेत से सटी एक नहर है। कंधे पर फावड़ा उठाए इस नहर की मेड़ पर बालम्मा गश्त पर है। एक पथरीली जमीन के एक टुकड़े से घूमकर नहर बालम्मा के खेत तक आती है। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही नहर का पानी खोला है ताकि पानी उसके खेत में आ सके। दूसरे खेतों की मेड़ें अभी फोड़ी नहीं गई हैं, इसीलिए उसके खेत में भरपूर पानी आ रहा है। इतने बड़े खेत को पानी लगाती बालम्मा अभी 12 साल की भी नहीं होगी। कर्णम यानी पटवारी का हरवाहा सुबह जल्दी उठा और अदेर खेत पहुंचा। ऐसे दिखते हैं वो। बालम्मा का काम पूरा होने को है, बस 2 क्यारियां रह गई हैं। हरवाहा झल्लाया, तुम भूत हो जो अंधेरे में ही आ धमकी। सारी क्यारियां भर डाली हैं, अब बची 2 बाद में भरना। मैं अपने खेत में पानी मोड़ रहा हूं, उसने हुक्म सुनाया। हरवाहे ने नाली बंद करने के लिए फावड़ा चलाया ही था कि बालम्मा बिजली की फुर्ती से उसकी बनाई मेड़ पर टूट पड़ी। अलग हट, उसकी कोहनी के धक्के से वह मेड़ पर ही जा गिरा। मेरी बस 2 क्यारियां ही तो बची हैं, जरा सी देर में भर जाएंगी, तब दे लेना पानी। तब तक मेरे आसपास भी ना भटकना। ये कहते हुए वह अपने खेत की ओर लौटी। हरवाहा वहीं खड़ा रहा, उसे देख देख कर गालियां बुदबुदाता रहा। यह लड़की तो किसी को हाथ पांव भी नहीं हिलाने देगी। इसके जैसी मर्दानी अपने मर्द और परिवार की देखभाल क्या करेगी। उसने बीड़ी जलाई और वहीं बंद पर गुमसुम सा बैठ गया। आखिरी 2 क्यारियां भी भर गई। बालम्मा का काम खत्म हो गया। वह नहर पर आई, वहां पैरों और फावड़े पर लगा कीचड़ धोया, फिर चिल्लाई, दादाजी अब मेरी नहर को रोक दो, दे लो पानी कर्णम के खेत को। बहुत दयालु लड़की हो तुम, अभी तुमने मुझे धक्का दिया और अभी तुम मुझे दादाजी कह रही हो। ये कहते हुए वह उठा और पानी को कर्णम के खेत में मोड़ दिया। पानी कर्णम की पहली क्यारी में जाने लगा। अभी पहली क्यारी भी नहीं भरी थी कि पानी का बहाव आधे से भी कम हो गया। गाली देते हुए उसने चट्टानों के दूसरी ओर नजर घुमाई। उसके खेतों से ऊपर वाले दोनों किनारों के खेतों पर भी मजदूर आ गए थे। उन्होंने अपने अपने खेतों में पानी खोल दिया था। नहर में पानी का स्तर अब एकदम से कम हो गया था। हे भगवान, मेरा तो काम तमाम हो गया। सुबह की ठंड में भागकर आया था, पर ये लड़की तो उससे भी पहले आ गई। फिर इसने मुझे रोके रखा और फिर ये लोग भी आ गए। अब इतने कम पानी से ये कैसे भरेंगी? और यदि कर्णम पटेल आ धमका तो? वह सहम कर बैठ गया। बालम्मा ने पैर धोए, अपने लहंगे को घुटनों से ऊपर रखने के लिए बंधी गठान खोली, लहंगे को झटकारा, फिर अपने खेत की बड़ी मेड़ पर लगे नीम से एक दातुन तोड़ ली। नीम की दातुन से दांत साफ करते करते उसने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। कुछ दोस्त तो अपने मवेशियों को चराने आ भी चुके थे, कुछ अभी भी गांव के तालाब के बंधान से आ रहे थे। वह सोचने लगी कि किसके साथ गिल्ली डंडा खेलने में मजा आएगा और पांचे किसके साथ खेलेगी। उसकी दोस्त मरनागी अभी तक आई नहीं थी जिसके साथ वह पांचे खेल सके, लेकिन गिल्ली डंडा खेलने वाले नरसड़ू और येलड़ू आ चुके थे। उसने मन ही मन सोचा, कल गिल्ली के पीछे भागते भागते इन दोनों की जान निकल गई थी और आज देखना मैं क्या करती हूँ। उसने जल्दी से मुंह धोया और खेत से उखाड़ ताजी मूंगफली खाई और पानी पिया।
फिर अपने दोस्तों से मिलने दौड़ पड़ी। उसने लड़कों से पूछा, खाने की पोटली लाए हो या घर जाओगे? खाना है हमारे पास, तो गिल्ली डंडा खेलें? कल मैं गिर गया था, मेरा घुटना छिल गया था, आज तुम दोनों खेलो, ये लड़ू ने कहा। देखो तो जरा, बालम्मा ने कहा। घाव पर खून की पपड़ी आ चुकी है, इसे साफ करके जेरी के पोथा का दूध लगा देते हैं, पर पहले तुम तालाब पर जाकर टांगे धोकर आओ। ये लड़ू टांगे धोकर लौटा और तालाब किनारे कीचड़ में जेरी पोथा खूब उगा हुआ था। उन्होंने एक मुलायम पौधे की पत्तियां तोड़ ली, पत्तियों से पीला दूध बह पड़ा। बालम्मा ने यह दूध अपनी अंगुलियों से येलड़ू के घुटने पर लगा दिया। थोड़ा दूध उसने येलड़ू को उसके फटे होठों पर लगाने के लिए भी दिया। फिर वे नरसड़ू के पास पहुंचे। नरसड़ू ने पूछा, घुटनों का दर्द कैसा है? येलड़ू ने कहा, अब थोड़ा कम है। नरसड़ू ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ इस तरफ खड़े हो जाता हूँ, गिल्ली को तालाब में नहीं जाने दूंगा, तुम यहाँ दूसरी तरफ खड़े रहो कैच पकड़ने के लिए। बालम्मा ने पहले पलाश की झाड़ी में छिपा कर रखा गिल्ली डंडा निकाला, फिर उसने अपना लहंगा घुटने से ऊपर बांध लिया और फिर जमीन पर एक मोटी लाइन खींच दी। निशाना साधा और लाइन पर रखी गिल्ली को मारने तैयार हो गई। उसने 2-3 बार गिल्ली के पास डंडे को जमीन पर ठोका, फिर गिल्ली के एक सिरे पर डंडे से प्रहार किया और गिल्ली उछल गई। उछली गिल्ली पर उसने फिर एक प्रहार किया। पहली बार में गिल्ली बहुत दूर नहीं गई, लेकिन नरसड़ू फिर भी उसने पकड़ नहीं सका। उसने गिल्ली वापस बालम्मा का थमा दी। बालम्मा ने फिर से पोजीशन ली और दूसरी बार में गिल्ली को दम लगाकर मारा। इस बार गिल्ली घूमती हुई दूर खेत के पार तेंदू की झाड़ी में गिरी। एक खरगोश झाड़ी में दुबका बैठा था। इस हलचल से वह फुदक कर बाहर निकला और खुले में भागा। सबसे पहले उसे येलड़ू ने देखा। खरगोश खरगोश, वह चिल्लाया। बालम्मा ने डंडा एक तरफ फेंक दिया। तीनों ने निर्गुंडी की छड़ियां उठाई और खरगोश का पीछा करने लगे। खरगोश की बदकिस्मती थी कि वह तालाब की ओर भागा। बालम्मा चिल्लाई, उसे तालाब में खदेड़ो, कहीं और न भागने देना। तीनों मिलकर खरगोश को घेर लेते हैं। उसे फांसने के लिए जोर जोर से चिल्लाते रहे, हो हो हो, हुर हुर हुर। सारी चिल्लपों के बीच येलड़ू गाना गाने लगा। अनंतगिरी स्वामी खेलने आए हैं, खरगोश बाबू नाच नचाए हुए हैं। अनंतगिरी स्वामी खेलने आए हैं, खरगोश बाबू नाच नचाए हुए हैं। खरगोश पहले तो चट्टानों की ओर भागा, फिर पलटकर वापस मूंगफली के खेतों की तरफ भागा। वहां बालम्मा अपनी छड़ी लहराते हुए गाने लगी, अनंतगिरी स्वामी खेलने आए हैं, खरगोश बाबू ठहर नहीं पाए हैं। अनंतगिरी स्वामी खेलने आए हैं, खरगोश बाबू ठहर नहीं पाए हैं। खरगोश जिधर भागता वे चिल्लाते और गाते हुए उसका रास्ता ही रोक देते। आखिरकार वह तालाब की ओर भागा, पानी में तैरकर बच निकलने की कोशिश करने लगा। अब फंसा, बालम्मा चिल्लाई, मगर येलड़ू असहमत था। वह दूसरे किनारे निकल जाएगा, तुम्हें क्या लगता है वह तालाब पार करने के तक जिंदा रह पाएगा? वह मर गया तो हमारे किस काम का? नरसड़ू ने पूछा। यदि वह तालाब में मरा तो मछलियों के काम आएगा। मूर्ख, उसके तालाब को पार करने या तालाब के बीचों बीच मरने का इंतजार ही क्यों करेंगे? हम में से किसी को तैरकर उसे पकड़ लेना चाहिए, बालम्मा ने कहा। तुम जाओगे येल्ला? नरसड़ू ने पूछा। नहीं, टांग में चोट लगी है, मैं नहीं तैर पाऊंगा, येलड़ू का जवाब था। अब्बो, मैं नहीं जाऊंगा, तालाब बीच में बहुत गहरा है, तैरते तैरते मेरी तो सांस जरूर फूल जाएगी, नरसड़ू ने अपने बचाव में कहा। लहंगे को टांगों के बीच फंसाकर तालाब में छलांग लगाते हुए बालम्मा ने सोचा, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। पूरे दम से खरगोश की तरफ तैरी। मछली की फुर्ती से वह खरगोश तक पहुंची, उसे दबोच लिया। एक हाथ से खरगोश की गर्दन को पकड़े पकड़े तैरकर वापस किनारे आ गई। वहां दोनों लड़कों ने खरगोश को अपने पास लिया और फिर उसे तौलिए से सुखाया। बालम्मा खरगोश को घर ले आई और ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि बालम्मा खरगोश लेकर आ रही है। उसके पिता ने ये खबर बाजार से लौटते हुए सुनी। वे उल्टे पैर लौटे, ताड़ी की दुकान से एक बोतल ताड़ी खरीदी। इधर बालम्मा खरगोश लेकर पहुंची और उधर पिताजी ताड़ी की बोतल लेकर। बालम्मा की माँ अनंतम्मा ने बाप बेटी को अचंभे से देखते हुए पूछा, क्या तुमने इसे सपने में ही खरगोश लाते देख लिया था? वरना तुम्हें ताड़ी लाने की कैसे सूझ थी? मुझे तो कानों कान खबर नहीं हुई कि ये खरगोश लेकर आ रही है। तुम्हें कैसे पता चल गया? जो भी हो, तुम बाप बेटी सही जोड़ीदार हो। बसैया बोल पड़ा, मैं रोज रोज इमली का रसम और दाल खा खा कर पक गया हूँ। तुम आज बढ़िया खरगोश का सालन बनाओ और आज हम सब मौज उड़ाएंगे।
उधर कर्णम का हरवाहा खेत में अड़ा था। नहर का बचा कुचा पानी क्यारियों में आता जाता रहा था। जैसा कि डर था, जमींदार आ टपका। उसे देख हरवाहे का दिल ही बैठ गया। खेतों में चहलकदमी करते कर्णम ने कहा, ये क्या है, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुम पांव फटने से पहले नहीं आ गए थे? अभी आधा खेत सूखा पड़ा है। मालिक, मैं तो बहुत जल्दी आ गया था, हरवाहा हकलाते हुए कहता है। बंद पर खड़े जमींदार ने देखा कि उसके खेत के नीचे की नहर गीली है, तो वह गरजा, तो फिर तुमसे पहले यहाँ कौन आया था? वहां नहर की जमीन गीली कैसे हुई? बसड़ू तो अभी गांव में ही है, उसके खेत में पानी कैसे पहुंचा? पूरे नजारे को देखते हुए उसने पूछा। उसका आदमी चुप रहा। अच्छा, उस लड़की ने उन खेतों में पानी भरा है? नहीं, हाँ वही ताटकी। रुको, उसे आज मैं सीधा करता हूँ। जमींदार बड़बड़ाया। मजदूर के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। अनंतम्मा 3:30 बजे उठ गई। अभी भोर का तारा भी नहीं उगा था। उसने पुलिया वाली के पेड़ की टहनियों से आंगन को अच्छी तरह बुहारा। बुहारने की आवाज सुनकर बसैया की नींद भी खुल गई। संगड़ू आ गया क्या? उसने पूछा। उनींदी आंखों से ही उसने दांत साफ करने के लिए घर के सामने लगे नीम से एक दातुन तोड़ी। उसने एक दातुन दोनों बच्चों के लिए भी तोड़ ली। संगप्पा पुकारते हुए बाड़े में आ गया। बसन्नो, लोग काम पर जाने लगे हैं और तुम अभी तक दातुन ही कर रहे हो। मुझे कुछ और नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ चलते चलते दांत साफ कर लूंगा, और मुंह और चेहरा तो मैं रास्ते में गाजीपुरम नाले पर भी धो सकता हूँ। बसैया ने अनंतमा द्वारा तैयार की गई खाने की पोटली उठाकर तौलिए में लपेट ली। रास्ते में मजदूर ही मजदूर थे, अपनी अपनी बातचीत में मशगूल। संगप्पा ने पूछा, अन्ना, त्योहार आ रहा है, तुमने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए हैं क्या? आगे बढ़ते बढ़ते बसैया ने कहा, नए कपड़ों की बात सोचना हमारे नसीब में कहाँ। मेरे घर पर तो रोजमर्रा का सामान भी नहीं है। पिछले 10 दिनों से हमने अपने ही खेतों की निंदाई करी है। इस दौरान जो थोड़ा बहुत भोजन पानी था वह भी खत्म हो गया। बच्चे हमेशा खाते रहते हैं, मुर्गियों के समान। अब हमें 16 सेर मक्का और 20 किलो चावल खरीद कर रखना पड़ता है। नए कपड़े पहने ना पहने, मगर बच्चों को तो खाना मिलना चाहिए। इसके लिए दूसरों के घरों का मुंह ना देखना पड़े। मेरी सारी योजना तो इसी के लिए होती है। मैं 4 दिन तो काम ही कर चुका हूँ, 5 दिन और, इससे भी कुछ पैसा तो मिलेगा। इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरी पत्नी की मजदूरी इसमें जुट जाएगी। खेतों में पानी देकर बालम्मा भी बहुत मदद कर रही है। वह यह काम न करती तो मैं तुम्हारे साथ काम पर थोड़े ना आ पाता। नाले पर पहुंचकर उन्होंने मुंह धोया। अब अप्पा जा रहे थे तो उसने मुझे उठाया क्यों नहीं? बालम्मा ने चिढ़कर माँ से कहा। हमारे सारे पड़ोसियों ने अब तक तो अपने अपने खेतों में पानी देना भी शुरू कर दिया होगा, हमारे लिए बचेगा ही नहीं। बच्ची, कोई खेत पर नहीं गया है, वे तो अभी उठे भी नहीं हैं। चिंता मत करो, अभी अंधेरा है, थोड़ा उजाला हो जाए तो चली जाना। अम्मा, खेतों में पानी अभी देना पड़ता है, बालम्मा ने चप्पल पहनते पहनते कहा। तौलिया ओढ़कर ठंड से बचते हुए वे जल्दी जल्दी चल पड़ी। रास्ते में कोई नहीं था। कुछ औरतें अभी भी आंगन ही बुहार रही थी, कुछ औरतें पानी भरने के लिए निकल पड़ी थी। मुर्गों ने बांग देना शुरू ही किया था। जागो, जाकर मवेशियों को बाहर निकालना है। बालम्मा ने सुना कि माएँ अपने बच्चों को मना रही हैं। ये बच्चे किसी न किसी जमींदार के चरवाहे थे। ये सब आवाजें सुनते सुनते बालम्मा बस्ती के आगे निकल गई और फिर कांठा नाले को पार कर गई, जो माला मोहल्ले और मादिगा मोहल्ले को बाकी गांव से अलग करता है। वह बड़े बड़े पेड़ों के बीच गाड़ियों के चलने से बनी पगडंडी पर चलती गई। अभी उजाला हुआ भी नहीं था और उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। अम्मो, कितना अंधेरा है, काश मैं अपनी माँ की बात सुन ही लेती। खैर, मुझे कोई डर नहीं, सब कहते हैं मैं एक बहादुर लड़की हूँ, मुझे कोई नहीं डरा सकता। किंतु यदि भूत आ जाए तो? जाने दो, मैं ये पगडंडी जल्दी पार कर लूंगी और जल्दी ही दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगी। तब तक उजाला हो जाएगा। और उसने अपने आप से कहा, फिर तेज तेज चलने लगी और फिर लगभग दौड़ने लगी। खेत पहुंचकर उसने फावड़े से खेत के ऊपर वाला मिट्टी का बंद तोड़ा और पानी भरभरा कर उसके खेत में बहने लगा। मूंगफलियों की क्यारियां पानी पीती जा रही थी। मूंगफली की सुंदर क्यारियां। बहुत पहले बसैया के दादा वीरैया कर्णम के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। उनके बाद उनके बेटे चंद्रैया को भी बंधुआ मजदूर बना दिया गया। आगे चलकर जब जमींदार भूदान आंदोलन में शामिल हुए तो उसे अभी के कर्णम ने दादा ने फैसला किया कि वे अपनी जमीन वीरैया को दे देंगे ताकि जमीन बेची रहे। क्या कोई बंधुआ मजदूर खुद खेती कर सकता है? वह तो सिर्फ घास फूस उगाएगा और उसके पास जुताई के लिए न तो हल है और न ही दूसरे किसानी औजार। और ये सब हुए भी तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह खेत को जोत सके। यदि मैं आज जमीन उसे दान कर दूं तो नाम हो जाएगा और जमीन जो जब चाहे वापस ले सकता हूँ।
जमीन भूदान आंदोलन से भी सुरक्षित रहेगी। उसने यह सब सोचकर नाम कमाने की मंशा से जमीन दान कर दी थी। ठीक उसी साल भूमि हदबंदी कानून लागू हो गया। बदकिस्मती देखिए कि जमीन पर जमींदार का कब्जा पूरी तरह से जाता रहा। सरकार ने वीरैया को दी गई जमीन अपने अधिकार में ले ली और तो और उसे औपचारिक पट्टे के साथ सौंप दी। वीरैया के बाद चंद्रैया ने जमीन जोती। अब बसैया उसका मालिक है। वेंकट राव ने यह कहानी अपने बेटे नारायण राव को बताई थी। नारायण राव ने अपने बेटे तिरुमला राव को सुनाई। इन 3 पीढ़ियों ने किसी न किसी तरह अपनी जमीन वापस हथियाने की भरसक कोशिश की थी और बंधुआ परिवारों की तीनों पीढ़ियों में से किसी न किसी तरह जमीन को जमींदार के हाथों से जाने से बचाने की कोशिश की। इस लड़ाई में उनके सिर फूटे, टांगे तोड़ी गई, बेवजह उन पर बार बार हमले किए गए, पर यह चाल न चली। फिर जमींदारों ने उसे कर्ज में फंसाकर इस जमीन को सस्ते दामों पर हड़पने तक की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम साबित हुई। वर्तमान कर्णम तिरुमला राव इस सब के बारे में सोचते बैठा था। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसकी पत्नी अलवेलू मंगा ने पूछा। तिरुमला राव ने उसे घूरा। वह हड़बड़ाकर अंदर चली गई और फिर अपने विचारों में वह फिर से खो गया। उसकी सारी ऊर्जा तो बसैया को फिर से खेत में घुसने से रोकने पर थी। वह सोच रहा था कि बसड़ू को तो जमीन पर पैर तक नहीं रखना चाहिए। ये पक्का करने के लिए क्या किया जाए? यदि उसे मारा तो बात सबको पता चल जाएगी। उसे मारना नहीं चाहिए, उसे तो मजबूर कर देना चाहिए कि वह खेत और गांव छोड़कर चला जाए। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अचानक वह कुर्सी से उठा, जैसे उसके विचार मन में आ चुके थे, और वो घर से निकल पड़ा। जाओ, जाकर बड़े कुएं के पास अमरूद के बगीचे की रखवाली करो, उसने हरवाहे को हुक्म दिया। मूंगफली में आज पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, मजदूर ने जवाब दिया। बालम्मा ने माँ का बांधा खाना खाया, फिर आराम से खेतों में पानी दिया। जहाँ जमीन ऊंची थी वहां पानी नहीं पहुंच रहा था। उसने फावड़े से उन जगहों को समतल किया। उसने सोचा, आज मुझे खेतों में पानी देने का काम पूरा कर लेना चाहिए। वह दोस्तों के साथ खेली भी नहीं और न ही एक पल के लिए बैठी भी। काम काम काम। बालम्मा तो बस काम में डूबी हुई थी। मेरी बालम्मा का स्वभाव काम करने का है, उसके पिता गर्व से कहते थे। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। वे ही मेरी बेटी के रूप में पैदा हुए हैं। जब पिता इस तरह तारीफ करते रहते तो बालम्मा बहुत खुश हो जाती। पानी देने का काम सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए, इसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। पिताजी कहेंगे शाबाश। काम करते करते वह यही सोच रही थी। बालम्मा के पास के खेत में ज्वार लगी थी, इतनी स्वस्थ कि गन्ने जैसी दिखती थी। खेत में लंबा आदमी खड़ा हो तो नजर न जाए। वहीं से खेत के अंदर से जमींदार लपका और बालम्मा का हाथ पकड़कर खींचा। वहीं से खेत के अंदर बालम्मा को पहले तो समझ नहीं आया कि कौन उसे खींच रहा है और क्यों। चेहरा देखने पर वह पास के खेत वाले कर्णम को पहचान गई और सिहर गई। कर्णम ऊंची जाति के होते हैं, वे कभी किसी मादिका को छूते नहीं, तो उसे क्यों खींच रहा है? वह चकरा गई। टाटकी, साली डायन, तुम बच्ची हो? नहीं तो फिर मर्द की तरह यहाँ आकर मूंगफली के खेतों में पानी क्यों देती हो? तुम्हारे घरों में तुम्हारी उम्र की लड़कियां घर से बाहर कदम तक नहीं रखती। तुम माला और मादिका इतना भी नहीं जानते कि लड़कियों को घर में रखना चाहिए। तुम बच्ची हो? नहीं। गाली देते देते उसने अपना हाथ उसके ब्लाउज में डाल दिया। ताटकी के छोटे छोटे हाथ कर्णम के मोटे पंजे को हटा नहीं पाए। उसका शरीर लोहे के खंभे जैसा लग रहा था। बालम्मा का पूरा शरीर थरथरा रहा था और उसका मुंह सूख गया था। दिमाग के कोने में उसे याद आया कि माला और मादिगा बस्ती की औरतें फुसफुसाया करती थी कि कैसे जमींदार किसी न किसी औरत को दबोचते रहते हैं। फिर उसे सब समझ आ गया। यह सुअर कुछ बुरा काम करेगा, लेकिन वह खुद को जमींदार के हाथों से छुड़ा नहीं पा रही थी। भौचक सी वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह उसे घसीटता रहा। अब तुम्हें घसीटने की क्या जरूरत है? मैं अपनी ताकत क्यों बर्बाद करूं? उठकर चलो। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम जमीन पर गिर गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? उसने कहा, यदि जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पेड़ सरीखा घसीटते हुए ले जाऊंगा। मालिक, मालिक मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अब्बा, अब्बा, अम्मा। बालम्मा चीखी, चिल्लाई। तुम्हें लगता है कि तुम चीखोगे और वे मदद के लिए दौड़े चले आएंगे? यदि वे आ भी गए तो जिंदा बच पाएंगे? तुम गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? कर्णम गर्जा, तुम्हारा दिमाग बहुत चढ़ गया है। तुम मेरे आदमियों से पहले अपने खेत में पानी देती हो ना? उसने ताटकी के गाल पर कसकर तमाचा मारा। बालम्मा दूर जा गिरी। वह उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ा और झुककर फिर उसे खींचने लगा। ताटकी ने निशाना साधा और अपनी दोनों टांगों से उसकी जांघों के बीच में लंगोट पर पूरी ताकत से मारा। अरे मैं तो मर गया, बोलते हुए वह पीछे गिरा। ताटकी ने मौके का फायदा उठाया, उठकर खड़ी हुई और पीछे मुड़कर बगैर देखे भाग पड़ी। ताटकी साली, वह शैतान भाग रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। ढेर होते होते जमींदार चिल्लाया। गांव में माला और मादिगा औरतें ये खबर एक दूसरे को सुना सुनाकर पल्लुओं में हंस रही थी। जमींदार हमारी बालम्मा को पकड़ना चाहता था,
उसने उसे लंगोट पर ही दे मारा। तो ये थी कहानी फिर जीत गई टाट की। कहानी में अलग अलग पहलुओं पर बहुत खास और सरल तरीके से बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को, इस किताब को ही बल्कि ज़रूर पढ़ेंगे। शुक्रिया।